नमस्कार, मैं चित्रलेखा स्वागत करती हूँ आपका अपनी आज की क्लास में। वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। तो आज की जो हमारी बेसिकली क्लास है वो है टैलकेट पार्सन। टैलकेट पार्सन हम कल स्टार्ट कर चुके हैं। कल हमने उनकी सारी बुक्स लिख ली थी, उनका जन्म कहाँ हुआ और कब से कब तक उनकी अवधि थी ये जान लिया। इसी के साथ साथ हमने थोड़ा ये भी जान लिया कि उनके कॉन्सेप्ट कौन कौन से थे। 5 मेन कॉन्सेप्ट थे जिनमें कल हमने उनका फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो था वो कर चुके हैं हम, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन हम कर चुके हैं। एक्चुअल में था क्या? थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन मैंने बताया था कि भाई नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरीका हो सकता है। नेगेटिव कैसे? जैसे मैंने आपको बताया था गोभी जोर की कहानी सुनाई थी। और पॉजिटिव कैसे? एक आईएएस ऑफिसर, एक लड़की की कहानी बताकर मैंने आपको समझाया था। कल पहले हमने रेडक्लिफ ब्राउन करा था। रेडक्लिफ ब्राउन के बाद हमने लास्ट के 10-15 मिनट में टैलकेट पार्सन स्टार्ट किए थे। तो आज जो हमारा कॉन्सेप्ट है सेकंड है सामाजिक व्यवस्था, सोशल सिस्टम। हेडिंग डालिए। सेकंड जो है हमारा कॉन्सेप्ट टैलकेट पार्सन का, सामाजिक व्यवस्था यानी सोशल सिस्टम। सामाजिक व्यवस्था यानी सोशल सिस्टम, इसकी हेडिंग डाल लीजिए। पहले इसमें लिख लीजिए और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी एक्चुअल में है क्या। चलिए लिखिए। मिशेल द्वारा, मिशेल एक थिंकर है जिनका नाम है मिशेल। मिशेल द्वारा एक सामाजिक प्रणाली को परिभाषित किया गया है। यानी सबसे पहले मिशेल ने बताया था एक्चुअल में सोशल सिस्टम है क्या। मिशेल द्वारा सामाजिक प्रणाली को परिभाषित किया गया है जिसमें एक संबंध स्थिति में, जिसमें एक संबंध, संबंध ऐसे होगा, जिसमें एक संबंध, द और फिर ये धा ऐसा आएगा इसके नीचे, जिसमें एक संबंध स्थिति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षेत्रीय सीमाएं हो सकती हैं। जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षेत्रीय सीमाएं हो सकती हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षेत्रीय सीमाएं हो सकती हैं। उन्मुख है उसकी ओर। उन्मुख का मतलब कैसे कि भाई हस्बैंड वाइफ के लिए खाना बना रहा है और वाइफ हस्बैंड के लिए खाना बना रही है। इनके बीच क्या है? अप्रत्यक्ष रूप से भी और प्रत्यक्ष रूप से भी संबंध स्थापित है। और ये अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं? अंतःक्रिया करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। इसी की बात कही गई है कि समाज में एक परिवार है, एक राजनीतिक व्यवस्था है, राजनीतिक दल है, रिश्तेदार समूह है। ये समाज में सामाजिक क्या है? व्यवस्था है, सोशल सिस्टम है हमारा। टैलकेट पार्सन ने, जानेंगे अब टैलकेट पार्सन ने इस विषय पे क्या कहा। ये विचार था सोशल सिस्टम का मिशेल का, जो मैंने आपको समझाया, एक परिवार, एक राजनीति, एक रिश्तेदार समूह। अब जानेंगे हम एक्चुअल में टैलकेट पार्सन ने क्या कहा। समाज में टैलकेट पार्सन ने देखा कि भाई लोग ना, पता है क्या बता रहे हैं? लोग बता रहे हैं कि जो सामाजिक व्यवस्था है ना, जो सोशल सिस्टम है, वो क्या है? एक तो दो शब्द है, एक तो उपयोगितावादी और एक आदर्शवादी। उपयोगितावादी एक है आदर्शवादी। इसे समझ लो, फिर मैं लिखाऊंगी। एक्चुअल में टैलकेट पार्सन ने क्या कहने का कोशिश किया है? किसी ने तो कहा कि जो समाज में जो सोशल सिस्टम बना हुआ है ना, सोशल व्यवस्था है, वह इस प्रकार की बनी हुई है कि सब लोग ना ज्यादा से ज्यादा सुख की प्राप्ति चाहते हैं। कि भाई अगर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से बात कर रहे हैं, परिवार है और हस्बैंड वाइफ की शादी हुई है, एक लड़का की एक लड़की की, क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं जीवन में अत्यंत सुख की प्राप्ति हो सके, सुविधाएं हो सके, जीवन व्यक्ति अच्छे से व्यतीत कर सके। तो कुछ थिंकर्स ने कहा कि जो सोशल सिस्टम है वह उपयोगितावादी पर आधारित है। कुछ ने कहा आदर्शवादी पर आधारित है। नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ सुख के लिए ही हो।
समाज में भलाई के लिए भी होता है, और समाज की जो व्यवस्था है ना, इसको मैनेज करने के लिए देश प्रेम की जो भावना होती है, लोकतंत्र जो सिस्टम है, किसके लिए है? समाज के लिए है। तो कुछ थिंकर्स ने कहा कि केवल जो सामाजिक व्यवस्था है, हमारा सोशल सिस्टम है, वो व्यक्ति अपने लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने सुख के लिए नहीं करता भाई, समाज की भलाई के लिए भी करता है। कुछ ने आदर्शवादी बताया, कुछ ने उपयोगितावादी। टैलकेट पार्सन ने देखा कि भाई आधे लोग तो कह रहे हैं अपने सुख की प्राप्ति, आधे कह रहे हैं समाज की यानी दूसरों के सुख की प्राप्ति। टैलकेट पार्सन ने प्रयास किया कि मैं इन दोनों को ना मर्ज कर देता हूँ, कि भाई मैं बीच का रास्ता, एक मध्यम मार्ग निकालता हूँ, लेकिन वो ऐसा पूर्णतः कर नहीं पाए। लेकिन हमने बस जान लिया कि वो एक्चुअल में क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि जो उपयोगितावादी और आदर्शवादी आप बात कर रहे हैं ना, ये तो सिर्फ एक तरफा दृष्टिकोण है, ये आप लोगों का एक तरफा, आप बायस होकर देख रहे हो, एक तरफा दृष्टिकोण है, वास्तव में ऐसा है नहीं। ठीक है, चलिए अब टैलकेट पार्सन के अनुसार लिखिए कि टैलकेट पार्सन के अनुसार सोशल सिस्टम क्या है। ठीक है, चलिए अब लिखिए टैलकेट पार्सन। नेक्स्ट उसमें इसी में कंटिन्यू करके लिखना है, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था लिख रहे हैं। अभी हमने मिशेल के अनुसार लिखा, अब लिखेंगे टैलकेट पार्सन के अनुसार। टैलकेट पार्सन सामाजिक प्रणालियों के, टैलकेट पार्सन सामाजिक प्रणालियों के एक व्यवस्थित सिद्धांत, सामाजिक प्रणालियों के एक व्यवस्थित सिद्धांत तैयार करने वाले पहले व्यक्ति थे। व्यवस्थित सिद्धांत तैयार करने वाले पहले व्यक्ति थे, जो उन्होंने अपने सामाजिक क्रिया, जो उन्होंने अपने सामाजिक क्रिया और AGIL, ये मैं समझाऊंगी AGIL क्या है, टेंशन मत लो, फिलहाल लिख लो AGIL। जो उन्होंने अपने सामाजिक क्रिया और AGIL प्रतिमान के सिद्धांत के एक भाग के रूप में किया था। AGIL प्रतिमान के सिद्धांत के एक भाग के रूप में किया था। प्रतिमान के सिद्धांत के एक भाग के रूप में किया था। नेक्स्ट लाइन से लिखना, इसी में कंटिन्यू करके। उन्होंने एक सामाजिक प्रणाली को केवल एक भाग के रूप में परिभाषित किया। उन्होंने एक सामाजिक प्रणाली को केवल एक भाग के रूप में परिभाषित किया, जिसे उन्होंने कार्य सिद्धांत कहा। कार्य सिद्धांत या फिर जिसे उन्होंने कार्य सिद्धांत कहा, एक्शन थ्योरी, यानी जिसे उन्होंने कार्य सिद्धांत कहा। हो गया। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा इसमें एक बार। वे कर्ताओं के बीच अंतःक्रियाओं के एक नेटवर्क के रूप में एक सामाजिक प्रणाली को परिभाषित करते हैं। वे कर्ताओं के बीच अंतःक्रिया के एक नेटवर्क के रूप में एक सामाजिक प्रणाली को परिभाषित करते हैं। वे कर्ताओं के बीच अंतःक्रियाओं के एक नेटवर्क के रूप में सामाजिक प्रणालियों पर परिभाषित करते हैं। लिखिएगा, सामाजिक प्रणाली भाषा और संस्कृति पर निर्भर करती है। सामाजिक प्रणाली भाषा और संस्कृति पर निर्भर करती है। अब देखो एक्चुअल में हुआ क्या। टैलकेट पार्सन क्या कह रहे हैं। पार्सन्स के अनुसार, मिशेल ने तो बताया कि भाई परिवार जो राजनीतिक व्यवस्था है, ये छोटे छोटे क्या है, अंग है, इनमें जो इंटरेक्शन होता है वो सोशल सिस्टम है। टैलकेट पार्सन का मानना है कि ये पूरा समाज है और इस समाज में बहुत सारे लोग हैं। और ये आपस में कनेक्ट हैं, और ये आपस में जो क्या कर रहे हैं, अंतःक्रिया कर रहे हैं। इसे क्या कहेंगे हम, अंतःक्रिया, इंटरैक्शन। अंतःक्रिया कर रहे हैं, यही सोशल सिस्टम है, यही सोशल सिस्टम है।
इन्होंने इसमें एक बात कही कि सोशल सिस्टम के लिए दो चीज अनिवार्य है, एक भाषा और एक संस्कृति। भाषा और संस्कृति। देखो, इन्होंने कहा कि सामाजिक सिस्टम ना सोशल सिस्टम कब बनेगा, अगर जैसे अब मैं हूं, मुझे हिंदी भाषा आती है, मैं जिस कम्युनिटी से हूं, हिंदू धर्म से संबंधित हूं, तो मुझे पता है कि हिंदू धर्म में कौन कौन सी प्रथाएं, कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। अगर मुझे आप सऊदी अरब भेज दें अचानक से और मुझे वहां की संस्कृति का आइडिया नहीं, मुझे वहां की लैंग्वेज नहीं आती, तो मैं उनके साथ कैसे इंटरेक्शन कर पाऊंगी, मैं वहां के सोशल सिस्टम में कैसे फिट हो पाऊंगी, मैं वहां पर कोई सामाजिक प्रणाली नहीं बना पाऊंगी। तो इनका कहने का मतलब है पार्सन्स के अनुसार कि अगर सामाजिक प्रणाली बनानी है, सामाजिक प्रणाली का मतलब होता है कर्ताओं के बीच यानी व्यक्तियों के बीच इंटरेक्शन होना, क्या होना, अंतःक्रिया होना, कि बातचीत होना इत्यादि, एक तरीके से आदान प्रदान होना चीजों का, विचारों का, यही क्या है, सोशल सिस्टम है। इसमें भाषा और संस्कृति का जो अस्तित्व है वो कंपलसरी है। जिसको भाषा पता है और संस्कृति पता है, वही जाकर क्या बनाएंगे, सोशल सिस्टम बनाएंगे। इन्होंने कहा कि अलगाव की स्थिति में, इसमें नेक्स्ट लाइन लिखेगा कि अलगाव की स्थिति में सामाजिक क्रिया नहीं हो सकती। अलगाव की स्थिति में सामाजिक क्रिया नहीं हो सकती। अलगाव कैसे भाई, जैसे मुझे आपने भेज दिया युगांडा, भेज दिया मुझे अफ्रीका, अब हुला हुला मुझे तो कुछ आती नहीं उनकी लैंग्वेज, तो मैं वहां पर अलगाव, यानी मैं सब लोगों को देखूंगी, सोचूंगी कि भाई ये तो पता नहीं क्या बोल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा और मैं तो जानती भी नहीं इनको, फिर मैं उनसे ना धीरे धीरे अलग हो जाऊंगी। ठीक है, मैं उनसे बचा करूंगी कि भाई पता नहीं है तो क्या खा रहे हैं, क्या रहते हैं, क्या करते हैं, मैं समझ ही नहीं पाऊंगी। तो कहा है कि जो अलगाव हो जाएगा, मैं उन सबसे अलग हो जाऊंगी। सपोज करो ये युगांडा का एक समाज है और ये मैं हूँ, अब मैं अलगाव की स्थिति में हूँ, तो मेरी तो इनसे कोई बात नहीं हो रही ना, बात भी कैसे हो, मुझे तो इनकी लैंग्वेज आती नहीं, इनकी संस्कृति पता नहीं है, तो वह अलगाव की स्थिति है। पार्सन्स कह रहे हैं कि अगर अलगाव की स्थिति होगी तो सामाजिक अंतःक्रिया नहीं होगी, अंतःक्रिया नहीं होगी तो सोशल सिस्टम नहीं बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट लिखिएगा, क्रिया की इन प्रणालियों में संगठन के 3 तरीके होते हैं। क्रिया की इन प्रणालियों में संगठन के 3 तरीके होते हैं। पहला व्यक्तित्व प्रणाली, दूसरा सांस्कृतिक प्रणाली और तीसरा सामाजिक प्रणाली। व्यक्तित्व प्रणाली, सांस्कृतिक प्रणाली और सामाजिक प्रणाली। ठीक है, इन्होंने 3 तरीके बताए कि क्रिया से 3 तरह की प्रणाली, व्यक्तित्व की प्रणाली, सांस्कृतिक प्रणाली और सामाजिक प्रणाली। जो क्रिया करते हैं, क्रिया करने से 3 तरह की प्रणालियां बनेंगी, या तो व्यक्तित्व की, हमारी इंडिविजुअल, उसके बाद सामाजिक प्रणाली होगी और एक सांस्कृतिक प्रणाली, कल्चरल प्रणाली होगी। इसकी बात हो रही है। ठीक है, अब आप ना शॉर्ट में लिखिएगा इन्हें, पहले सुन लीजिए एक्चुअल में है क्या, फिर मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखा दूंगी, बस वो लिखने होंगे। ओके, देखो सामाजिक प्रणाली की विशेषताएं पहले सुन लो, उसके बाद में कुछ जो सिर्फ वर्ड बताऊंगी, कीवर्ड्स, वही नोट करना। अब बताया है कि भाई सोशल सिस्टम, तो इन्होंने बता दिया कि ये सोशल सिस्टम है कि अंतःक्रिया होगी व्यक्तियों के बीच, जिसके लिए भाषा और संस्कृति का होना अनिवार्य है, और क्रिया होगी एक तरीके से अंतःक्रिया। ठीक है, अब बता रहे हैं कि सामाजिक प्रणाली जो है इसकी विशेषता क्या क्या है। पार्सन के अनुसार एक सामाजिक प्रणाली की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं, ध्यान से सुन लीजिए। 3 विशेषताएं बताई इन्होंने। पहला, इसमें 2 या 2 से अधिक कर्ताओं के बीच अंतःक्रिया शामिल है और अंतःक्रिया की प्रक्रिया एक मुख्य फोकस है। सामाजिक प्रणाली में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच अंतःक्रिया होना जरूरी है। पहली विशेषता ये बताइए, मैंने आपको समझा दिया कि भाई 2 या 2 से, जैसे मैं हूं और मेरे सामने कोई और व्यक्ति हो, तो हम एक दूसरे से क्या करेंगे, अंतःक्रिया करेंगे, तो क्या बन गया, एक सोशल सिस्टम बन गया ये। तो क्या हो रहा है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच अगर अंतःक्रिया होगी तो वह क्या कहलाएगी, सोशल प्रणाली, पार्सन्स के अनुसार। दूसरी विशेषता उन्होंने बताई, अंतःक्रिया एक ऐसी स्थिति में होती है जिसका अर्थ अन्य कर्ताओं या परिवर्तकों से है,
ये सचेतक भावना और मूल्य निर्णय वस्तुएं और इनके माध्यम से लक्ष्यों और क्रियाओं के साधनों को प्राप्त किया जाता है। दूसरा कहा है कि भाई जो अंतः क्रिया होगी ना, अंतः क्रिया के माध्यम से, जैसे दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, अंतः क्रिया के माध्यम से किसी लक्ष्य की प्राप्ति की जाएगी। लक्ष्य की प्राप्ति का मतलब कुछ तो साधन होंगे और एक लक्ष्य होगा। मतलब अगर मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, हालांकि आप सामने नहीं है, लेकिन अगर कमेंट्स की बात की जाए तो हम इंटरेक्शन कर रहे हैं, आप उधर से कुछ पूछ रहे हैं, मैं इधर से जवाब दे रही हूँ। हमारा एक लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य क्या है? हमें नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना है। तो हम अंतः क्रिया कर रहे हैं, एक हमारा लक्ष्य है, और माध्यम क्या है हमारा? जो ये डिजिटल माध्यम है, इस माध्यम के द्वारा हम पढ़ाई कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं और लक्ष्य की प्राप्ति कर रहे हैं। तो दूसरा पार्सन्स ने कहा लक्ष्य उन्मुख होता है, यानी लक्ष्य निर्धारित होता है। अंतः क्रिया, दूसरा पॉइंट लिख लीजिए इसमें, लक्ष्य होना चाहिए अंतः क्रिया के जब होती है। तीसरा पॉइंट, एक सामाजिक प्रणाली सामूहिक लक्ष्य अभिविन्यास या सामान्य मूल्यों मौजूद होती है और मानव और संज्ञानात्मक इंद्रियों में उम्मीदों पर आम सहमति होती है। सामाजिक प्रणाली सामूहिक लक्ष्य अभिविन्यास या सामान्य मूल्यों में मौजूद होती है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो सामाजिक प्रणाली होगी ना, उसमें सामान्य मूल्य होंगे या फिर सामूहिक मूल्य होंगे। भाई या तो ये प्रणाली जो बनाई जा रही है ना, जैसे सपोज करो ये जो अंतःक्रिया हो रही है, सोशल सिस्टम है, ये स्वच्छंद आईएएस है, स्वच्छंद आईएएस इंस्टीट्यूट है, और इसमें ये सभी हम कार्य करता है। अब हम दो या दो से अधिक व्यक्ति बात करते हैं यहाँ पर कि भाई मैनेजमेंट करना है। जैसे मुझे कोई बोलेगा मैम आपकी क्लास है इस टाइम से इस टाइम तक, आपको क्लास लेनी है, तो मेरे और इस मैनेजमेंट के बीच अंतःक्रिया होगी पहली। दूसरा हमारा लक्ष्य क्या है? स्वच्छंद आईएएस का लक्ष्य है कि भाई अधिक से अधिक क्या करा सके? सिलेक्शन दिला सके, ये लक्ष्य हो गया। तीसरा उन्होंने कहा कि इसमें सामान्य मूल्य होंगे, कॉमन वैल्यूज होंगे। कॉमन वैल्यूज मतलब एक व्यक्ति की वैल्यूज नहीं चल सकती, वैल्यू क्या होती है? हर व्यक्ति के अंदर इनबिल्ट होती है। तो एक सामान्य वैल्यूज होंगी कि भाई सबकी वैल्यूज क्या होंगी कि समय पर आए, समय पर क्लास लें, अपना कार्य करें और घर चले जाएं। ये सबकी कॉमन वैल्यूज हो जाएगी, इसमें इसकी बात हो रही है। जो सामान्य वैल्यूज मतलब मौजूद होंगी, उसके साथ साथ एक सामूहिक लक्ष्य भी होगा। मतलब हम सबका लक्ष्य क्या रहेगा? मैनेजमेंट में अच्छी तरह से कार्य करें और अधिक से अधिक सिलेक्शन दिखाएं। और मानक और संज्ञानात्मक बौद्धिक इंद्रियों में उम्मीदों पर आम सहमति होती है। यानी एक तरीके से कहते हैं कि कोई भी अपनी मनमर्जी नहीं चला सकता कि भाई नहीं मैं तो इसी टाइम क्लास लूंगी, मैं तो आज क्लास नहीं लूंगी, आज ये नहीं होगा, मैनेजमेंट वाले कह रहे हैं आज पीपीटी नहीं बनेगी। तो इसमें कहा है कि सभी जो लोग हैं समूह में कार्य कर रहे हैं, तो उनकी एक बौद्धिक क्षमता के आधार पर एक आम सहमति होगी एक चीज पर, तब जाकर हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें यही कहा गया है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें सामान्य मूल्य लिख लीजिए। सामान्य मूल्य का मतलब कि सबकी आम सहमति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो ये तीन क्या है? तीन विशेषता बताई किसने? पार्सन्स ने सामाजिक प्रणाली के लिए। तो ये 3 पॉइंट लिख लीजिए। सामाजिक प्रणाली के लिए 3 विशेषताएं पार्सन्स के अनुसार, पहला अंतःक्रिया होनी चाहिए, दूसरा लक्ष्य और तीसरा उसमें सामान्य मूल्यों का होना आवश्यक है। या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अच्छा, जो उनका एजीआई मॉडल था ये आगे आएगा, आपको करा दिया जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। अब सुनिए, सामाजिक व्यवस्था में क्रिया के संगठन की एक विधा है जिसे भूमिका कहा जाता है। यह सामाजिक प्रणाली की बुनियादी वैचारिक इकाई है। इसमें व्यक्तिगत कर्ता की क्रिया की कुल प्रणाली शामिल है। यह एक व्यक्तिगत कर्ता और सामाजिक प्रणाली की क्रिया की व्यवस्था के बीच एक अंतर बिंदु भी है। पार्सन्स के अनुसार भूमिका का प्राथमिक तत्व भूमिका अपेक्षा यह कर्ता और उसके प्रतिकर्ता के बीच पारस्परिकता को व्यक्त करता है, प्रेरक और मूल्य झुकाव की एक श्रृंखला को नियंत्रित करता है। देखो यहाँ पर बात की जा रही है एक तरीके से कि सपोज करो इसमें जो भी कहा गया है अभी, हाँ इसमें कहा गया है सामाजिक व्यवस्था में, यानी इसमें सामाजिक व्यवस्था में संगठन की एक विधा है। मान लो ये सामाजिक व्यवस्था प्रणालियां आईएएस स्वच्छंद आईएएस क्या है? एक संगठन है, संगठन की एक विधा है, ठीक है। विधा का मतलब एक रोल है। स्वच्छंद आईएएस का अपने आप में क्या है? एक रोल है।
यह सामाजिक प्रणाली की बुनियादी वैचारिक इकाई है। यानी क्या है, एक इकाई है। इकाई क्या है, वैचारिक इकाई स्वच्छंद आईएएस। स्वच्छंद आईएएस हमने मान लिया एक संगठन है, इसमें एक रोल है, ठीक है। इसमें व्यक्तिगत कर्ता की क्रिया की कुल प्रणाली शामिल है। यानी इस इंस्टीट्यूट में प्रतिगत मतलब जो व्यक्तिगत है, जैसे मेरी अपनी अलग भूमिका होगी, आलोक सर की अपनी अलग भूमिका, रवि सर की अलग भूमिका, चंदन सर की अपनी अलग भूमिका, बाकी टीचर्स, आशुतोष सर की अपनी अलग भूमिका, सब टीचर्स हैं, सबकी अलग अलग भूमिकाएं इसमें क्या है, सम्मिलित है संगठन में। एक व्यक्तिगत कर्ता और सामाजिक प्रणाली की क्रिया के व्यवस्था के बीच के अंतर बिंदु भी हैं। नेक्स्ट क्या है, पार्सन्स के अनुसार भूमिका का प्राथमिक तत्व भूमिका अपेक्षा है। यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं पार्सन्स के अनुसार कि भाई स्वच्छंद आईएएस क्या है, अपने आप में एक रोल प्ले करेगा। रोल प्ले कैसे, एक इंस्टीट्यूट है जो रोल प्ले कर रहा है सिलेक्शन दिलाने के लिए। तो स्वच्छंद आईएएस से एक उम्मीद है, एक उपेक्षा है, एक्सपेक्टेशन है कि भाई ये इंस्टीट्यूट क्या करेगा, सिलेक्शन दिलाएगा। ये कह रहे हैं पार्सन की जो भूमिका होती है, जो रूल होता है, रोल होता है ना, जो रोल होता है उसकी एक अपेक्षा होती है, उससे एक एक्सपेक्टेशन होती है। यह कर्ता और प्रतिकर्ता के बीच पारस्परिकता को व्यक्त करता है। जैसे भाई ये संगठन है, ये क्या है, कर्ता है, और आप सब क्या है, प्रतिकर्ता है, और हम सबका जो संबंध है ये उसको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, कहीं ना कहीं प्रदर्शित करता है। स्वच्छंद आईएएस संगठन का और आप लोगों का जो संबंध होगा, यानी ये कर्ता और प्रतिकर्ता के संबंध को क्या करता है, व्यक्त करता है, जो प्रेरक और मूल्य झुकाव की एक श्रृंखला द्वारा नियंत्रित होता है। मतलब कहने का मतलब ये है, जो दो चीजों से क्या होगा, नियंत्रित होगा, एक प्रेरक से और दूसरा मूल्य झुकाव से। जैसे अगर हम कहें, अगर हमारे पढ़ाई हुए स्टूडेंट आईएएस बन रहे हैं तो ये हमारे लिए प्रेरणा है इंस्टीट्यूट के लिए कि भाई और अच्छा करना है, कि हमने इस बार 2 सिलेक्शन दिए, अगली बार 4 सिलेक्शन देने हैं। और दूसरा, हमारे अंदर, सबके अंदर जो इनबिल्ट क्या है, वैल्यूज है, कि भाई जैसे मुझे अपनी प्रॉपर टाइम पर क्लास लेनी है, किसी बच्चे को कुछ गलत कमेंट अगर आ रहा है तो उसका बहुत सहनशीलता से जवाब देना है, ये मेरी अपनी वैल्यूज हैं। हर टीचर की, हर व्यक्ति की अपनी अलग वैल्यूज होंगी और हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ अपने आप में मोटिवेट करेगा। वही चीज आपकी तरफ से होगी। आपने देखा कि आलोक सर ने 2 सिलेक्शन इस बार दिलाए, कि भाई हो सकता है अगले बार हमारा सिलेक्शन हो जाए, हम भी सर से पढ़ लेते हैं। फिर आपने देखा आपके अंदर कौन कौन सी अच्छाई है, आपके परिवार ने जो आपको परवरिश दी कि भाई मैं मेहनती हूँ बहुत ज्यादा, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं ईमानदार हूँ, प्रॉपर कार्य करता हूँ, तो क्या पता मेरा भी सिलेक्शन हो जाए। ये आपकी तरफ से आपकी वैल्यूज और प्रेरणा होगी। तो ये भी पार्सन्स ने कहा कि सामाजिक व्यवस्था में 2 चीज ये भी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं, एक प्रेरक यानी प्रेरणा, और दूसरा मोटिवेशन, और दूसरा क्या होगा, वैल्यूज। चलिए, तो सामाजिक प्रणाली आपको समझ में आ गई, सामाजिक प्रणाली इतना ही है। नेक्स्ट थर्ड हेडिंग डालिए, रुग्ण भूमिका। रुग्ण भूमिका सिक्रोल। ये हेडिंग डालिए, पहले हम इसे लिखेंगे उसके बाद पढ़ेंगे। सिक्रोल रुग्ण भूमिका। चलिए इसमें लिखना स्टार्ट कीजिएगा। रुग्ण भूमिका चिकित्सा समाजशास्त्र में, रुग्ण भूमिका चिकित्सा समाजशास्त्र में बीमारी और प्रभावितों के अधिकारों और दायित्वों के संबंध में, रुग्ण भूमिका चिकित्सा समाजशास्त्र में बीमारी और प्रभावितों के अधिकारों और दायित्वों के संबंध में इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। यह 1951 में 1951 में अमेरिकी समाजशास्त्री टालकेट पार्सन द्वारा बनाई गई एक अवधारणा है। पूछा जाता है, नेट जेआरएफ में प्रश्न आता है कि रुग्ण भूमिका सिक रोल किसने दिया, तो ध्यान रखिएगा यह टालकेट पार्सन द्वारा बनाई गई एक अवधारणा है, यानी एक कॉन्सेप्ट है, जिसे किसने बनाया था, 1951 में टालकेट पार्सन ने बनाया था। टालकेट पार्सन के अनुसार बीमार होने का मतलब है कि
बीमार होने का मतलब है कि पीड़ित स्वीकृत विचलन की भूमिका में प्रवेश करता है। पीड़ित स्वीकृत विचलन की भूमिका में प्रवेश करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कार्यात्मक दृष्टिकोण क्योंकि कार्यात्मक दृष्टिकोण से एक बीमार व्यक्ति समाज का उत्पादक सदस्य नहीं है। एक कार्यात्मक दृष्टिकोण से एक बीमार व्यक्ति समाज का उत्पादक सदस्य नहीं है। अब समझो, पार्सन्स का कहना है कि जैसे ये परिवार है, फैमिली है, फैमिली में ये इंसान है जो बीमार हो गया। जब ये बीमार हो गया, इसे हम कहाँ ले जाते हैं? हॉस्पिटल में। जब तक ये बीमार रहता है, एडमिट रहता है, ये घर का कोई कार्य करता नहीं है, इसकी सेवा पानी करनी पड़ती है। उल्टा ये क्या है? एक रोगी सदस्य है। इसे ही कहा इन्होंने रुग्ण रोल। अब समाज के परिप्रेक्ष्य में समझते हैं फैमिली, सॉरी। अब देखो, समाज में इन्होंने कहा कि ये कोई आतंकवादी है। इन्होंने कहने का मतलब पार्सन्स का ये था कि जो व्यक्ति समाज के नियमों और कानूनों से हटकर जो चीजें बनाई गई हैं जिस वे में, उससे हटकर जो अलग व्यवहार करता है, वह व्यक्ति क्या कहलाएगा? रुग्ण भूमिका। यह जो है पार्सन्स की नजरों में क्या है? यह सिक रोल, यह रुग्ण भूमिका में आतंकवादी, क्योंकि जो समाज के नियम कायदे कानून थे यह वह नहीं कर रहा। अब यह समाज के लिए कोई उत्पादक अच्छा कार्य करने वाला व्यक्ति नहीं है, ये तो भाई समाज के लिए गलत कार्य कर रहा है। तो पार्सन्स का कहना है कि जो इस प्रकार से नेगेटिव अंतःक्रिया कहते हैं, नेगेटिव का मतलब वो कार्य करते हैं जो समाज के लिए अच्छे नहीं है या जो समाज में स्वीकृत नहीं है, वो जो कार्य करेंगे वही कहलाएंगे रुग्ण भूमिका वाले या फिर सिक रोल वाले व्यक्ति, वही कहलाते हैं। यही था सिक रोल। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा AGIL मॉडल। कितने कॉन्सेप्ट हो गए हमारे? सामाजिक प्रणाली 3। फोर्थ डालिएगा AGIL मॉडल। AGIL मॉडल AGIL मॉडल, चलिए इसमें लिखना स्टार्ट कीजिए। पार्सन्स ने पता लगाया कि समाज स्थिर और कार्यशील क्यों है। पार्सन्स ने पता लगाया कि समाज स्थिर और कार्यशील क्यों है। पार्सन्स ने पता लगाया कि समाज स्थिर और कार्यशील क्यों है। उनका मॉडल AGIL है। उनका मॉडल AGIL है जो उन 4 मूल कार्यों का प्रतिनिधित्व करता है, जो उन 4 मूल कार्यों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें सभी सामाजिक प्रणालियों को निष्पादित करना चाहिए। सभी सामाजिक प्रणालियों को निष्पादित करना चाहिए यदि वे कायम रहना चाहती हैं। अब देखो, इतनी चीज में पार्सन्स ने क्या समझाया? पार्सन्स ने कहा अगर ये परिवार की प्रणाली है, फैमिली है, ये राजनीतिक व्यवस्था है, ये आर्थिक व्यवस्था है, ये अपने आप में इनमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच अंतःक्रिया होती है, ये स्वच्छंद IAS है, ये भी एक क्या है? अपने आप में एक सामाजिक प्रणाली है, सोशल सिस्टम है। अगर इन्हें अपना अस्तित्व समाज में बनाए रखना है तो 4 चीजों का होना जरूरी है। सबसे पहले ए का मतलब होता है एडेप्टेशन, अनुकूलन। दूसरा बताया इन्होंने गोल, कि उस व्यक्ति का क्या होना चाहिए? जिसे गोल होना चाहिए। पहले अडेप्टेशन, दूसरा गोल, फिर आई से बताया इंटीग्रेशन, और
उसके बाद इन्होंने बताया एल से विलंबित या फिर लेटेंसी। अब समझते हैं इन्होंने चार चीजों को क्या बताया। एक बार आप चारों पॉइंट लिख लीजिए, उसके बाद मैं समझाती हूँ। पहला पॉइंट लिखिएगा अनुकूलन। चार चीजें बताई ना, पहले ए से हिंदी में लिख लीजिएगा अनुकूलन, अनुकूलन ब्रैकेट 1 डॉट, अब इसमें लिखना स्टार्ट कीजिएगा। लिखिएगा अनुकूलन, यस अनुकूलन, इसमें लिखिएगा पर्याप्त संसाधनों को प्राप्त करने की समस्या, पर्याप्त संसाधनों को प्राप्त करने की समस्या, पर्याप्त संसाधनों को प्राप्त करने की समस्या। उदाहरण लिखिएगा आर्थिक प्रणाली। दूसरा जी से लिखिएगा लक्ष्य की प्राप्ति, यानी गोल, गोल की बात हो रही है, लक्ष्य की प्राप्ति लिखिएगा। नेक्स्ट लक्ष्य की प्राप्ति में लिखिएगा लक्ष्य को निर्धारित करने और लागू करने की समस्या, लक्ष्य को निर्धारित करने और लागू करने की समस्या। उदाहरण राजनीतिक दल। तीसरा लिखिएगा आई यानी इंटीग्रेशन, यानी इसे हम कह सकते हैं एकीकरण। तीसरे में आएगा एकीकरण, एकीकरण। एकीकरण में लिखिएगा प्रणाली की उप इकाइयों के बीच एकजुटता या समन्वय बनाए रखने की समस्या, प्रणाली की उप इकाइयों के बीच एकजुटता या समन्वय बनाए रखने की समस्या। उदाहरण धर्म, प्रणाली की उप इकाइयों के बीच एकजुटता या समन्वय बनाए रखने की समस्या। उदाहरण धर्म। नेक्स्ट है विलंबता, एल से लिखिएगा लेटेंट या विलंबता। विलंबता में लिखना है आपको प्रणाली की विशिष्ट संस्कृति और मूल्य को बनाने, प्रणाली की विशिष्ट संस्कृति और मूल्यों को बनाने, कोमा संरक्षित करने और संचारित करने की समस्या, प्रणाली की विशिष्ट संस्कृति और मूल्यों को बनाने, कोमा संरक्षित करने और संचारित करने की समस्या। उदाहरण परिवार। वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखो इन्होंने कहा है एजीआई मॉडल का मतलब ये है कि सामाजिक व्यवस्था, सोशल सिस्टम बनाने में चार चीजें महत्वपूर्ण है। एक तरीके से इन्होंने एक समाज का अध्ययन किया, जैसे इन्होंने समाज में पाया कि अगर परिवार को बना रहना है, राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था, इन्होंने कहा कि समाज स्थिर क्यों है और क्रियाशील क्यों है। कि भाई इन्होंने पाया कि समाज स्थिर है और क्रियाशील यानी निरंतर परिवर्तनशील है, कार्य करता रहता है। इन्होंने कहा सबसे पहले तो अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब कि किसी के पास कोई चीज नहीं है, जैसे हम समझो हम जिस घर परिवार में पैदा हुए, मध्यम वर्ग में परिवार में पैदा हुए, तो हम लोगों के पास हर चीज नहीं होती। किसी के पास कार नहीं होती, किसी के पास प्रॉपर पैसे नहीं होते, लेकिन हम उस वातावरण को क्या कर लेते हैं, उस वातावरण के अनुसार ढल जाते हैं, अपने आप में अपने आप को उस वातावरण के अनुसार ढाल लेते हैं, हम अनुकूलित हो जाते हैं, यानी अडेप्ट कर लेते हैं उस माहौल को। ठीक है, तो इसी तरह इन्होंने कहा कि जो आर्थिक व्यवस्था है, अब भाई हर चीज के लिए तो सरकार के पास पैसा नहीं है ना। अगर इतना पैसा होता तो हम यूएस से भी आगे चले जाते। तभी तो बजट में कई बार शिकायत होती है कि यहाँ पर पैसा कम दिया, सेना में पैसा कम दिया, इस बार इन राज्यों को पैसा कम दिया। तो इसमें कहा कि आर्थिक प्रणाली में क्या है, संसाधनों का अभाव है। हम अपने ऊपर लेके देखें तो मध्यम परिवार में हर चीजें नहीं मिलती। दूसरा इन्होंने कहा कि लक्ष्य की प्राप्ति, जब हम कोई लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, जैसे सपोज करो हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किया कि नेक्स्ट ईयर यूपीएससी निकालना है, बीपीएससी निकालना है, नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि 365 के 365 दिन इंसान लगातार पढ़ता रहे। भाई पहले तो लक्ष्य निर्धारित किया और उसे इम्प्लीमेंट लागू करने के लिए कुछ ना कुछ तो दुविधा होगी कि भाई हमेशा ऐसा नहीं होगा कि इंसान 365 के 365 दिन पढ़ ले, ये नहीं हो सकता। इन्होंने कहा है कि लक्ष्य निर्धारित करने में और उसे लागू करने में, उसके लिए इम्प्लीमेंट करने में समस्या होती है। जैसे राजनीतिक दल वादे करते हैं कि भाई ऐसा हो जाएगा, देश में ऐसा हो जाएगा, हमारी सरकार आएगी तो इतने करोड़ नौकरियां निकलेगी, लेकिन उसे लागू नहीं कर पाती। लक्ष्य तो निर्धारित कर लिया 2 करोड़ नौकरियों का, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। ठीक है, तीसरा इन्होंने कहा एकीकरण। समाज में एकीकरण होता है कैसे, प्रणालियों की इकाइयों के बीच एकजुटता समन्वय रखने की समस्या। इन्होंने कहा जैसे भाई एक जॉइंट फैमिली होती है, उसमें एक बच्चा चाहेगा मुझे आइसक्रीम चाहिए, एक बच्चा चाहेगा मुझे फल चाहिए, एक बच्चा चाहेगा मुझे मोमोज खाने हैं, तो
सबकी अपनी अलग अलग डिमांड है, लेकिन सबकी डिमांड पूरी नहीं हो सकती। तो पेरेंट्स क्या करेंगे, प्रयास करेंगे उन तीनों बच्चों को समझाया जाए कि तुम लोग आज बर्गर खा लो, कल हम ये खा लेंगे, परसों ये, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि उन सब में कई बार छोटे बच्चे नाराज ज्यादा हो जाते हैं कि नहीं नहीं हमें तो ये खाना ही नहीं, वो खाना भी नहीं खाते फिर। तो इसमें कहा जा रहा है कि समाज में एकजुटता और समन्वय करने में भी समस्या आती है, जैसे धर्म में, कि भाई हिंदुस्तान में अलग अलग धर्म है तो उनके बीच कई बार समन्वय बनाने में, एकजुटता बनाने में समस्या आती है। तीसरा उन्होंने कहा विलंबता, एक तरीके से मेंटेनेंस भी कह सकते हैं, या फिर लेटेंट, इसका मतलब है प्रणाली की विशिष्ट संस्कृति और मूल्यों को बनाए रखने में। जैसे भाई जो बच्चा जिस परिवार में पैदा होगा उस परिवार के उसके मूल्य उसे मिलेंगे और उसी की संस्कृति मिलेगी। अगर किसी का जन्म हिंदू परिवार में है तो हिंदू संस्कृति, मुस्लिम परिवार में है तो मुस्लिम संस्कृति मिलेगी, और वो कौन सिखाएगा, परिवार सिखाएगा। तो यही कुछ सामाजिक प्रणाली के उदाहरण थे। जैसे आर्थिक प्रणाली भी सामाजिक प्रणाली है एक तरीके से, राजनीतिक दल, धर्म, परिवार, ये अपने आप में क्या है, सामाजिक प्रणाली है। यही था AGIL मॉडल, ठीक है। चलिए एक सेकंड रुकिएगा। अब नेक्स्ट और अंतिम हेडिंग डालनी है आपको, प्रतिमान चर, पैटर्न वेरिएबल्स, लास्ट हेडिंग है ये। प्रतिमान नहीं, प्रतिमान चर, इसमें लिखिएगा वेरिएबल पैटर्न्स या पैटर्न वेरिएबल। पैटर्न वेरिएबल्स, ठीक है। इसमें पहले लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ एक्चुअल में है क्या। अवधारणाओं को विकसित करने के लिए जो सभी कार्यवाही, अवधारणाओं को विकसित करने के लिए जो सभी कार्यवाही प्रणालियों के गुणों को प्रतिबिंबित कर सकती है, प्रणालियों के गुणों को प्रतिबिंबित, प्रतिबिंबित, अवधारणाओं को विकसित करने के लिए जो सभी कार्यवाही प्रणालियों के गुणों को प्रतिबिंबित कर सकती है, कोमा, पार्सन्स ने अवधारणाओं का एक समूह विकसित किया, पार्सन्स ने अवधारणाओं का एक समूह, पार्सन्स ने अवधारणाओं का एक समूह विकसित किया जो इन प्रणालियों के परिवर्तनीय गुणों को बाहर ला सकता है, जो इन प्रणालियों के परिवर्तनीय गुणों को बाहर ला सकता है। इन अवधारणाओं को प्रतिमान चर कहा जाता है, इन अवधारणाओं को प्रतिमान चर कहा जाता है। नेक्स्ट लाइन से लिखेगा इसी में ही, सामाजिक प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होने की भूमिका रखते हुए, सामाजिक प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होने की भूमिका रखते हुए, सामाजिक प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होने की भूमिका रखते हुए इसका प्रदर्शन प्रतिबल या तनाव की शक्ति उत्पन्न करता है, इसका प्रदर्शन प्रतिबल या तनाव की शक्ति उत्पन्न करता है, इसका प्रदर्शन प्रतिबल या तनाव की शक्ति उत्पन्न करता है। प्रतिबल की सीमा, प्रतिबल की सीमा समाज में भूमिका अपेक्षाओं, प्रतिबल की सीमा समाज में भूमिका अपेक्षाओं के मूल्यों को सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा, सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा आंतरिक किया जाता है, सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा आंतरिक किया जाता है। नेक्स्ट इसी में लिखना है, प्रेरक अभिविन्यास और मूल्य अभिविन्यास के संबंध में
प्रेरक अभिविन्यास और मूल्य अभिविन्यास के संबंध में भूमिकाओं के प्रदर्शन में प्रत्येक कार्यकर्ता दुविधा का सामना करता है। प्रेरक अभिविन्यास और मूल्य अभिविन्यास के संबंध में भूमिकाओं के प्रदर्शन में प्रत्येक कार्यकर्ता दुविधाओं का सामना करता है। अब देखो इसमें क्या कहा है, वेरिएबल पैटर्न्स एक्चुअल में है क्या। कोई भी थिंकर होता है जो रिसर्च करता है, किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है कि जो पार्सन्स था ना, उसने ना ऐसे वेरिएबल पैटर्न में बताऊंगी अभी उन्होंने कौन से पैटर्न बताए, उन्होंने ना कुछ कंडीशन बताई, कुछ चर बताए कि भाई जैसे ईमानदारी होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, ऐसे उन्होंने कुछ चर दिए। इन्होंने ना बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति कोई कॉन्सेप्ट दे, अगर पार्सन्स ने कोई कॉन्सेप्ट दिया है, पार्सन्स ने कॉन्सेप्ट दिया, जैसे इनका सबसे पहले सोशल सिस्टम या सोशल एक्शन, इन्होंने ये क्या दिया, एक कॉन्सेप्ट दिया। तो इन्होंने कहा इस कॉन्सेप्ट को देने के लिए ना कुछ प्रतिमान चर होने चाहिए, कुछ पैटर्न वेरिएबल होने चाहिए। वे कौन से होने चाहिए अभी मैं आपको समझाऊंगी, लिखवा दूंगी, फिर मैं आपको समझा दूंगी। इन्होंने कहा कि व्यक्ति के अंदर ना दो तरह की चीजें होती हैं, जैसे एक तो प्रेरक, जैसे हम सामने वाले को देख के मोटिवेट होते हैं, प्रेरणा लेते हैं कि भाई मुझे तो आईएएस बनना है, मुझे तो ये करना है। हमने क्या देखा, अच्छी अच्छी रील्स देखी कि भाई पिस्टल रखे तो आईपीएस ऐसे उतर रहा है, गाड़ी में डना 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 म्यूजिक बज रहा है, उसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, उसके पास इतना बंगला है, ये हम मोटिवेट हुए। एक है हमारी खुद की वैल्यू, जिसमें हमें लग रहा है कि नहीं, हम ना गलत नहीं करेंगे, हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। और सपोज करो हम आईएएस बन गए और हमने दो चीज देखी कि भाई एक तरफ लाल बत्ती की कार है और एक तरफ हमें मर्सिडीज मिल रही है। लाल बत्ती की कार छोटी है, सरकार की इतनी अच्छी कार नहीं है, खराब हो जाती बार बार, लेकिन वो सरकार की है। लेकिन जो मर्सिडीज है वो हमें मिल रही है अगर हम एक नेता के साथ सेटिंग कर ले अपनी कि भाई पुल इस बार तुम ही बनाओगे। तो ये क्या है, वैल्यूज है एक तरफ और एक तरफ प्रेरणा है। हमने तो समाज में लोगों को यही देखा, हमने ईमानदार ऑफिसर्स को भी देखा, तो वहां पे ना फिर संघर्ष होगा कि भाई हम अपनी सुने या फिर दुनिया में जो हमने देखा है कि भाई आईएएस ऑफिसर कारों में से, इतनी बड़ी बड़ी कारों में से उतर रहे हैं, उनकी तरह बने। तो इन दोनों में ना संघर्ष होगा, हमारी वैल्यू में जो हमें हमारे परिवार से मिले हैं, प्रेरणा से जो हम दूसरों से मोटिवेट हो रहे हैं। तो इन दोनों में बैलेंस करने के लिए पार्सन्स ने प्रतिमान चर बताए कि भाई अगर आप प्रतिमान चर को पढ़ लोगे, इनको ध्यान में रखोगे, फिर आप कॉन्सेप्ट दोगे तो सही रहेगा। अब लिख लो इन्होंने कौन से प्रतिमान चर बताए। इन्होंने इनके अनुसार 5 प्रतिमान चर होने चाहिए, इसके टारगेट पार्सन्स के अनुसार 5 प्रतिमान चर होने चाहिए। अब ये 5 प्रतिमान चर कौन से हैं उन्हें भी लिख लीजिए। सबसे पहले उन्होंने बताया कि भावनात्मकता बनाओ, भावनात्मक तटस्थता, भावनात्मकता वर्सेस या बनाम भावनात्मक तटस्थता, भावनात्मक तटस्थता। ये एक। दूसरा लिखिए, दूसरा स्व अभिविन्यास बनाम सामूहिकता अभिविन्यास, स्व अभिविन्यास वर्सेस सामूहिक अभिविन्यास। तीसरा इन्होंने कहा सार्वभौमिकता बनाम विशिष्टतावाद, सार्वभौमिकता वर्सेस विशिष्टतावाद, विशिष्टतावाद। चौथा इन्होंने बताया आरोपण बनाम उपलब्धि, आरोपण वर्सेस उपलब्धि। नेक्स्ट अंतिम बताया विशिष्टता बनाम प्रसारता, विशिष्टता बनाम प्रसारता। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। चलिए अब हम समझते हैं एक्चुअल में है क्या। अब ये हमारे कंप्लीट हो गए पार्सन्स, बस पार्सन्स इतने ही थे। कल हम करेंगे आर के मर्टन। ओके,
अब सुन लीजिए, इन्होंने प्रतिमान चर दिए हैं, इसमें क्या कहा। पहले इन्होंने कहा भावनात्मकता बनाम भावनात्मक तटस्थता। मतलब एक हमारे पास कोई अगर एक तरीके से कहा कि भाई हमें कॉन्सेप्ट देना है, कॉन्सेप्ट देना है, सपोज करो हमें अध्ययन करना है एक प्रशासनिक अधिकारी पर, हमें एक प्रशासनिक अधिकारी पर अध्ययन करना है। हम देख रहे हैं कि भाई एक प्रशासनिक अधिकारी बैठा है, उसके सामने एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है और वो उसके सामने रो रही है, तो अब हम उसका एनालिसिस कर रहे हैं। तो हमने देखा कि भाई प्रशासनिक अधिकारी ने क्या किया, उसकी ना मदद नहीं की जबकि वो रो रही थी, ठीक है। अब हमने ना प्रशासनिक अधिकारी का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं जाना, हमने बस ये देख लिया कि वो औरत रो रही थी, तो हमने अपनी थ्योरी में लिख दिया कि प्रशासनिक अधिकारी अच्छे नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमने उस औरत को रोते हुए देख लिया। हम क्या थे वहां, भावुक थे, भावनात्मकता, हम इमोशंस में बह गए। हमने भावनात्मक तटस्थता नहीं की। तटस्थता का मतलब एक तरीके से हमने उसको तो रोता हुआ देख लिया, हमें एक बार अधिकारी से भी पूछना चाहिए था कि भाई वो औरत रो रही थी तो आपने इसकी मदद क्यों नहीं की, जबकि पता चलता है अधिकारी कह रहे हैं कि वो चोर थी, जो वो औरत थी वो चोर थी और हमसे माफी मांग रही थी। तो ये कहने का मतलब इनका ये है पार्सन्स का कि भाई जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट दें तो भावनात्मक तटस्थ रहे, ना कि भावनात्मकता में बह जाए। पहली बात। स्व अभिविन्यास या सामूहिक अभिविन्यास। इन्होंने कहा जब भी कोई आप कॉन्सेप्ट दें, आप ये ना सोचे कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या अच्छा है या आपको क्या लग रहा है, आपको किस चीज से प्रेरणा मिल रही है। आप ये देखिए पूरे समूह के लिए वो सही है या नहीं, या सिर्फ ये चीज आपको अच्छी लग रही है। मतलब हमने देखा कि भाई वो बुढ़िया रो रही थी, हमने लिख दिया कि प्रशासनिक अधिकारी अच्छे नहीं होते, ये हमारा अपना इंडिविजुअल थॉट था, बाकियों का अलग है, तो ये सिर्फ हम पे लागू हो रहा है। सामूहिक अभिविन्यास सबके लिए यह प्रेरणा का स्रोत नहीं है। तो कॉन्सेप्ट ऐसा होना चाहिए अपनाना होकर सब पर जो लागू हो। जैसे आत्महत्या का सिद्धांत था, उसमें दुर्खैम ने सभी समाजों में से आत्महत्या का अध्ययन किया था। अब वो एक आत्महत्या का अध्ययन करके तो नहीं बताया, तो वो सभी समाज पर लागू होता है। क्यों? क्योंकि उनका जो फील्ड वर्क था वो सामूहिकता पर आधारित था, ना कि इंडिविजुअल पर। तीसरा आता है सार्वभौमिकता बनाम विशिष्टतावाद। उन्होंने कहा थ्योरी इस प्रकार की दो, कॉन्सेप्ट इस प्रकार का दो जो सार्वभौमिक, हर जगह लागू हो। ये ना हो कि बस ये ना सिर्फ एक समाज पर ही लागू होगा, कि सपोज करो भारत के केरल में हमने कोई कॉन्सेप्ट दिया कि भारत ये ना कॉन्सेप्ट बस केरल के लिए है, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए भाई। केरल हो, उत्तर प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो, नागालैंड हो, हर जगह लागू होना चाहिए कॉन्सेप्ट, विशिष्ट जगह ना होकर सार्वभौमिक हर जगह। नेक्स्ट, आरोपण या उपलब्धि। ये कहा गया है कि आप अपना कॉन्सेप्ट इस प्रकार दें कि किसी पे थोपे ना, आरोपित ना करें उसे कि नहीं आपको ये मानना ही होगा। उसकी खुद की अचीवमेंट होगी कि भाई लोगों ने पढ़ा और जाना कि हाँ ये चीज ऐसी है, सही है। लास्ट उन्होंने बताया विशिष्टता या प्रसारता, कि भाई आप स्पेसिफिक छोटे स्थान पर ना छोड़े, वो अपने आप में प्रसारित हो जाएगा अगर अच्छा रहेगा। एक तरीके से इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिए थे प्रतिमान चर कि भाई ये चीजें होनी चाहिए। ये मैंने आपको बता दिया। प्रश्न इनसे आ सकता है कि भाई कौन से प्रतिमान चर थे, विशिष्टता, प्रसारता, ये इस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपने अपना इतना प्रीसियस समय हमें दिया, अपना इतना कीमती समय हमें दिया, आपने हमें इतनी शिद्दत से देखा, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आर के मर्टन के साथ।